हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं बेटा आप सभी घर पर? आशा करता हूँ आप घर पर सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से आप कर पा रहे होंगे। बेटा हम बात करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में, और वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो अपने पास है लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन जब हमने पढ़ा था, इसकी प्रिंसिपल हमने पढ़ी थी, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इसकी वर्किंग एंड थ्योरी हमने पढ़ी थी, कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा था। सारी बातें पढ़ने के बाद आज हम इसकी पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो एक बार मैं थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करवाता हूँ। बेटा अपने पास जो साइक्लोट्रॉन था वो रियल में साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं। क्या था कि साइक्लोट्रॉन बेटा एक ऐसा डिवाइस था जो एक्सेलेरेट करने के काम आता था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। किसको एक्सेलेरेट करवाते थे? पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो सिर्फ काम करता था, ये एक्सेलेरेट करता था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट करवाने के काम आता था। इसके जब हम बात करते थे प्रिंसिपल की, तो मैंने आपको एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाया था बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में, एक वेलोसिटी सेलेक्टर, या इसको लिखते थे हम वेलोसिटी फिल्टर इस नाम से, कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, उनको एक क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, जैसे ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों में बेटा अगर कितने डिग्री का एंगल हो? 90 डिग्री का, तो उसको बोला जाता था क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर से जब एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया जाता था तो अपने पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल और जो स्ट्रेट लाइन निकलते थे उनको हम क्या कहते थे? वेलोसिटी सेलेक्टर। जो अपने पास ये वैल्यू निकल के आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्यू ई और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्यू वी बी, और v जब निकालते थे तो वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर ये फॉर्मूला निकल के आया था v बराबर e अपॉन में p। तो इसका प्रिंसिपल हम लिखते थे या तो क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो काम करता था वेलोसिटी सेलेक्टर, जो पार्टिकल को एक कांस्टेंट वेलोसिटी दे एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, जिससे वे एक स्ट्रेट लाइन मोशन करके और पहुंच रहे थे। इसी के साथ बेटा हम बात कर रहे हैं, और वो कंडीशन आपके पास क्या थी? कुछ हमने ये पढ़ने के बाद इसके फॉर्मूले निकाले थे। जैसे रेडियाई ऑफ साइक्लोट्रॉन के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था कि जब वो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको स्ट्रेट लाइन पाथ करवाता है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ ट्रैवल करवाता है, जो हम इसकी कंस्ट्रक्शन में और वर्किंग में पढ़ चुके हैं। तो रेडियाई का फॉर्मूला बेटा अपने पास जो निकल के आया था वो था R इज इक्वल टू एम बी अपॉन में क्यू बी। एम आपके पास मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, वी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके थे। अगर हम बेटा यहीं से वेलोसिटी निकाली थी तो ये वैल्यू हमने यही निकाली थी क्यू बी आर, और डिवाइडेड बाई क्या था? एम। ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए हमने फॉर्मूला यहाँ से निकाला था। एक फॉर्मूला बेटा हमने ये निकाला था टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन के लिए टाइम पीरियड का, और वो था 2 पाई एम बटा बी इंटू क्यू। टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन की जब बात करते हैं तो वो अपने पास क्या था? 2 पाई एम बटा बी इंटू क्यू। और एक हमने निकाला था फ्रीक्वेंसी के लिए, और वो था बेटा बी क्यू बटा 2 पाई एम। इसका क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने बेटा साइक्लोट्रॉन से पढ़े थे, इसकी डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, और ये इससे हमने मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे जो हम लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आप अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसी के बेस के ऊपर हम ये लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन समझ पाएंगे। तो आशा है कि आप वीडियो का एंड तक जरूर देखें। अब आते हैं हम मेन टॉपिक्स के ऊपर कि इसकी लिमिटेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले इसकी लिमिटेशन तो हम बात करें तो अपने पास क्या लिमिटेशन है? पहले देखें, पहले लिमिटेशन, व्हेन ए पॉजिटिव आयन इज एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन विथ ग्रेटर स्पीड। जब अगर आपसे कहे कि किसी चार्ज पार्टिकल को ग्रेटर स्पीड से, और इसमें कह सकता है एज द स्पीड ऑफ
चार्ज पार्टिकल इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, इतनी ज्यादा हो जाए कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नियरली इक्वल उसके चली जाए, तो हम क्या कंडीशन यहां से निकालेंगे वो देखें कि क्या वो चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन के द्वारा एक्सेलरेट करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। तो बेटा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बात पढ़ी है कि जब कोई चार्ज अगर मूव करता है, जब कोई चार्ज क्या करता है, मूव, तो उसका मास है वो चेंज हो जाता है। और ये रिलेशन आपने पढ़ी हुई है, जो रिलेशन है +1 क्लास में, m बराबर m नॉट डिवाइडेड बाई √1 - v² बटा c²। चार्ज एक ऐसा है जिसको मूव करवाने से उसका मास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बाकी मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये कहता है कि अपने पास पहले लिमिटेशन में अगर एक पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेट करवाया जाता है साइक्लोट्रॉन के साथ और वो ग्रेटर स्पीड से मूव करने लग जाता है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से, अगर उसकी स्पीड बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर बन जाए तो उसका मास जो चेंज होकर क्या बनेगा, m बराबर m नॉट √1 - v² अपॉन में c²। जहां पे आपके पास m नॉट क्या है, रेस्ट मास ऑफ आयन, आयन का क्या है, रेस्ट मास है, m क्या है, मास ऑफ आयन व्हेन मूव विथ वेलोसिटी v, जब ये किससे मूव करता है, v वेलोसिटी से। तो कहता है कि ये क्या कहलाया, रेस्ट मास ऑफ द आयन, और m की वैल्यू क्या है, मास ऑफ आयन व्हेन मूव विद वेलोसिटी v, जब किससे मूव करता है, v वेलोसिटी से जब मूव करता है, तो अपने पास ये टर्म यहां से निकल के आती है। तो बात कर लेते हैं अपने पास कि एक कंडीशन हमने पढ़ी थी कि ये दो डीज होती थी अपने पास, ऐसे साइक्लोट्रॉन में ऐसे डीज थी, और जब ये एक सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता था तो ये वापस किस में आता था बेटा, इस गैप के अंदर आता था। और जैसे ये इस गैप के अंदर आता था तो आप पोलरिटी चेंज करते थे, क्या करते थे, चेंज। जो डीज पॉजिटिव थी उसको क्या बनाते थे, नेगेटिव, और जो नेगेटिव थी उसको क्या बनाते थे बेटा, पॉजिटिव। तो देखो टोटल टाइम पीरियड की बात करते हैं तो थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था 2πm/b²। और सेमी सर्कल की बात करेंगे तो इसके छोटे टी से डिनोट कर लेते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, πm/b²। बोलो क्या लिख सकते हैं, πm/b²। और ये वो टाइम होता था कि जिस टाइम में जब ये गैप में आता था सेमी सर्कुलर पाथ करके, उसी टाइम पोलरिटी चेंज होनी चाहिए, अदरवाइज ये एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। उसी कंडीशन में आपको फ्रीक्वेंसी को सेट करना था। जैसे यहाँ से चलना शुरू करे और जब ये गैप में पहुंचे वापस सेमी सर्कुलर पाथ करके, उसी टाइम पोलरिटी क्या होनी चाहिए, चेंज। तो ये टाइम हमने निकाला सेमी सर्कुलर पाथ के लिए। तो बात करें अगर इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं इसकी, तो क्या रिलेशन बन जाती है, T = π/b² को तो बाहर लिख लो, और m की वैल्यू बेटा m नॉट बटा √1 - v² बटा क्या बन जाएगी, c²। अगर आपके पास ये सिचुएशन निकल के आती है, देखें ध्यान से, सबसे पहले तो हमने ये रिलेशन देखनी थी जो आइंस्टीन के द्वारा दी हुई है कि अगर एक पॉजिटिव आयंस एक्सेलरेट करता है तो उसका मास क्या हो जाता है, चेंज। और ये होते थे आपके पास रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, ये m बराबर m नॉट √1 - v² अपॉन c²। v स्पीड ऑफ आयंस होगी, c वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी, m नॉट रेस्ट मास ऑफ आयन हो गया, और स्मॉल m है वो मास ऑफ आयन व्हेन मूव विद वेलोसिटी v, जब किससे मूव करता है, v वेलोसिटी से। जैसे हमने देखा कि पोलरिटी कब चेंज होनी चाहिए, तो बेटा जब वो हाफ साइकिल, कहने का मतलब जब वो हाफ साइकिल पूरा करे या एक सेमी सर्कुलर पाथ पूरा करके वापस किस में आए, डीज में आए, गैप में आए, तो आपको ये पोलरिटी चेंज करनी है। तो इसके लिए हमने टाइम क्या लिखा, स्मॉल t, इसका हाफ करना पड़ा क्योंकि कंप्लीट साइकिल का था, ये हाफ का है, तो πm/b², और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब देखें ये कहता है ग्रेटर एंड ग्रेटर स्पीड, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ आयंस क्या है, v है, और जब ये स्पीड आपके पास बढ़ेगी तो ये नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी बेटा, छोटी। ये जब v बढ़ेगी तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, स्मॉल, और जब ये स्मॉल होगी तो t क्या करेगा, इंक्रीज। तो इसका मतलब अगर आपके पास
v इंक्रीज करता है बेटा, v क्या करेगा, इंक्रीज। तो आप इसको देख सकते हैं, v इंक्रीज करेगा तो ये t भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इसका मीनिंग आपको साफ साफ नजर आया कि अगर v इंक्रीज करता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो t इस रिलेशन के द्वारा क्या करेगा, इंक्रीज। और अगर t इंक्रीज करेगा बेटा तो इसका मतलब कि ये जो आपके पास आयन है ये वहाँ उस गैप में आने के लिए जो टाइम चाहिए उससे क्या लेगा, ज़्यादा टाइम। मानो सपोज दैट इसको गैप में आना चाहिए था 2 सेकंड में, कितने सेकंड में, 2। और जब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये आने लग गया मान लो 3 सेकंड में, कितने सेकंड में आने लग गया, 3। अब 2 सेकंड के बाद ही पोलरिटी चेंज होगी, ना कि किसके बाद चेंज होगी, 3 सेकंड के बाद। और टाइम पीरियड अगर आपके पास क्या हो जाएगा कि ये चेंज हो जाएगा तो इट टेक्स इट, तो हम लिख सकते हैं इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रीच इन गैप। ये गैप में आने के लिए क्या लेने लग गया भाई, लॉन्ग टाइम, ज्यादा टाइम लेने लग गया, जिसके कारण पोलरिटी चेंज इस टाइम पे नहीं हो पाएंगी। और इस टाइम पे पोलरिटी चेंज नहीं हो पाएंगी तो इट कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, ये एक्सेलरेटेड नहीं हो सकता। तो पहली लिमिटेशन तो बेटा इसकी यही थी कि अगर ये बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाए और वो स्पीड नियरली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट तो उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करवा सकता। दोबारा ध्यान से देख लें, क्योंकि पहले लिमिटेशन में m बराबर एम नॉट डिवाइडेड बाई √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर v बहुत ज़्यादा है तो ये टर्म छोटी हो जाएगी, जैसे ये टर्म छोटी होगी तो t का फॉर्मूला पाई m बटा बी क्या पुट करेंगे तो t इंक्रीज। t इंक्रीज का मतलब कि वो गैप में आने के अंदर ज़्यादा टाइम लेना शुरू करेगा और ज़्यादा टाइम लेना शुरू करेगा, लेकिन हमने तो फ्रीक्वेंसी जो सेट कर रखी है वो सेम टाइम के ऊपर है, वो उसी टाइम पे पोलरिटी चेंज करेगी, लेकिन ये उस टाइम के अंदर गैप में नहीं आ पाएगा, जिसके कारण एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। तो ये थी अपने पास पहली लिमिटेशन कि जिस चार्ज पार्टिकल की स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के नियरली इक्वल है तो वो कभी भी साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता है। ये इसकी पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन है वो हम पढ़ते हैं, साइक्लोट्रॉन इज, दूसरी लिमिटेशन की बात करते हैं, साइक्लोट्रॉन इज सुटेबल ओनली फॉर हैवी पार्टिकल्स लाइक, आपके पास कह सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। ये सबसे बढ़िया सुटेबल रहता है और सिर्फ किन के लिए रहता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है, ये कुछ के लिए ही रहता है, सभी को एक्सेलरेट करवाने का काम नहीं कर पाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन इज स्टेबल ओनली, ये सिर्फ सुटेबल होता है किसके लिए, फॉर हैवी पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। और तीसरी हम पढ़ सकते हैं, अनचार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। तीसरी लिमिटेशन बेटा ये है कि जिस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज लेस है, जैसे अपने पास हम एग्जांपल लें न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम कह सकते हैं अनचार्ज पार्टिकल को भी एक्सेलरेट करवाने के काम में नहीं आता। तो क्या लिमिटेशन हुई, एक तो जिसकी स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है उसको एक्सेलरेट नहीं करवा सकता, क्योंकि वो जब सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल करके गैप में आएगा तो उस टाइम पोलरिटी चेंज हो चुकी होंगी, वो लेट आता है, जिसके कारण उसको ये एक्सेलरेट नहीं करवा पाएगा। दूसरा, ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और हैवी पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ना तो बेटा ये किसको करवा सकता है, अनचार्ज पार्टिकल को। और एक लिमिटेशन और भी है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को भी एक्सेलरेट नहीं करवा सकता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लाइक एज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास बेटा बहुत कम है और स्पीड क्या हो जाएगी इसकी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा स्पीड के लिए फिर ये एक्सेलरेट नहीं करवा सकता है। तो ना तो नेगेटिव के लिए कर सकते हैं इसका यूज,
ना अनचार्ज के लिए कर सकते हैं, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए और हैवी पार्टिकल्स के लिए हम साइक्लोट्रॉन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वो देखें। ध्यान से, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बेटा अपने पास आता है कि अब तक हमने पढ़ा है किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है और उसके मोशन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि कैसा पाथ वो ट्रेवल करेगा। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। और ध्यान से देखें बेटा कि किसी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या फर्क पड़ता है। तो सपोज दैट बेटा हम एक कंडक्टर लेते हैं, ये हमने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, ये सपोज दैट हमने एक कंडक्टर ले लिया। कंडक्टर के अंदर जो करंट है उसकी डायरेक्शन बेटा हमने ये ले ली, ये अपने पास किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। और सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल ले रखा है। कितना ले रखा हमने, थीटा एंगल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट की डायरेक्शन हमने रिप्रेजेंट कर दी, ये डायरेक्शन है ये करंट की, और इसको और भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब x2y किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक करंट की। और अगर y2x की बात करें तो इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से क्या होती है, अपोजिट होती है। और हमने सपोज दैट L बी द लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ हमने कितनी मान ली बेटा, यहाँ से L माननी है, ये कंडीशन आपके पास है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर को जब बेटा हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस कंडीशन के लिए कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर और करंट फ्लो कर रहा है तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करते हैं, जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आ चुके हैं। और वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। किससे मूव करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो अगर हम बात करें, सपोज दैट लेट n बी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मान लें, पर यूनिट वॉल्यूम। लेट L बी द लेंथ ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है। एंड A बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना इसका, A। तो एक बात बताएं, इसमें कह रहा है बेटा कि n है स्मॉल m, वो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूं तो आसानी से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, n, तो टोटल वॉल्यूम बेटा कितनी होगी, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होगी, टोटल वॉल्यूम। और एक यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, n, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। बोलो क्या निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, कैपिटल एन से। स्मॉल एन से किसको रिप्रेजेंट किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम बेटा इसकी कितनी है, एरिया इंटू लेंथ, इसलिए हमने इसके लिए क्या निकाला, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक बात देखें, हम सपोज दैट एक बार एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं कि क्या कंडीशन आपके पास निकल के आती है कि जैसे इस चार्ज पार्टिकल को अपने पास करंट, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो एक कंडीशन लिखेंगे, इसके ऊपर इस कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इस इलेक्ट्रिक करंट से कैसी डायरेक्शन है, अपोजिट।
तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं फोर्स निकालूं F, तो रियल में फोर्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होता है बेटा, क्यू वी वेक्टर क्रॉस क्या होता है, बी वेक्टर। तो यहां अगर मैं निकालूं F, क्या वो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम, ई से, चाहे आप मैग्नीट्यूड वेक्टर में लिख रहे हैं तो माइनस ई लिख लें। और इलेक्ट्रॉन जब इस कंडक्टर में मूव करेंगे तो आपको पता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, किससे मूव करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ये कंडीशन आप सेकेंड यूनिट में पढ़ चुके हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कि एक ऐसी एवरेज वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन मूव इन ए कंडक्टर टुवार्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, किधर जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी की तरफ। तो हमने सपोज एक इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स निकालने की कोशिश की, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो एफ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर लिया, क्या लिखा, क्यू मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इलेक्ट्रॉन था इसलिए इसको क्या लिखा, माइनस ई वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी जगह, और इंटू हमने क्या लिखा भाई, बी वेक्टर। ये वैल्यू हमने निकाली। ये तो सिर्फ बेटा हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला है, लेकिन देखो नीचे मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल चुका हूं। तो जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल चुका हूं तो इसकी वैल्यू भी यहां से निकाल लेंगे। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम कैपिटल एफ से। किससे रिप्रेजेंट कर लें, कैपिटल एफ से। और एक इलेक्ट्रॉन के लिए एफ है तो एन इलेक्ट्रॉन के लिए आसानी से निकाल सकते हैं एन इंटू एफ वेक्टर। देखो बिल्कुल सिंपल सा है कि इस कंडक्टर के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, करंट जिधर फ्लो करेगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन। इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल से रखा गया है, थीटा। तो हमने पहले निकाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, हमने इसमें कितने माने एन, और टोटल वॉल्यूम कितनी होगी बेटा, एरिया इंटू लेंथ। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स निकाला, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे इसलिए माइनस ई, और इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे इस कंडक्टर में तो वो मूव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। किससे मूव करते हैं, ड्रिफ्ट। तो माइनस ई वी डी वेक्टर क्रॉस क्या आया, बी वेक्टर। और एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला ये, तो टोटल के लिए निकालो तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, एन इंटू क्या कर देंगे यहाँ से एफ। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। देखो एन की वैल्यू ये रही अपने पास, एन इंटू ए इंटू एल। इसको हम क्या लिखें, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एन इंटू ए इंटू एल। और एफ वेक्टर की अगर वैल्यू बात करो तो माइनस ई वी डी वेक्टर और क्रॉस क्या लिख लें, बी वेक्टर। बोलो क्या लिख सकते हैं, वी डी वेक्टर। और ये अपने पास रिलेशन आकी वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कुछ नहीं किया, सिर्फ एफ वेक्टर की वैल्यू पुट की है और इस कैपिटल एन की वैल्यू पुट की है, दोनों वैल्यू पुट की है। इस टर्म को वी नो दैट, एक रिलेशन हम सेकेंड यूनिट में पढ़ते थे करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, कि आई किसके बराबर होता है, आई इज इक्वल टू ए एन ई इंटू वी डी। ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या लिखते थे बेटा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन लिखते थे। और आपको पता है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों की क्या होती है, अपोजिट। करंट ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। और अपोजिट के लिए क्या लगाते थे हम, माइनस लगाते थे। क्या लगाते थे, माइनस। लेकिन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये माइनस ई चार्ज है, मैग्नीट्यूड में लिखेंगे इसको प्लस ई लिख सकते हैं। तो एक कंडीशन देखें, अगर हम यहाँ बात करें इस टर्म को, मैं दोनों साइड इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, एल से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर भी हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, एल से। तो एक कंडीशन देखें, ए यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, वी डी यहाँ पे है। तो ए एन ई वी डी, इस सारे की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ बेटा, आई इंटू एल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि आई की वैल्यू क्या है, ए एन ई इंटू वी डी। पहले मैं इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूं तो यही क्या बनेगा, एन इंटू ए इंटू एल ई, और इसको लिख दिया वी डी, और इसके साथ हमने लिखा वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो इस ई को हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख लिया, वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन एक कंडीशन आप यहां से देखें कि एन ए एन ई, तो ए ये हो गया, एन ये हो गया, ई ये हो गया, वी डी ये हो गया, और एल ये हो गया। कहने का मतलब यहां से लेके जो यहां तक की वैल्यू है उसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो आई इंटू एल।
ANLE इंटू VD को क्या लिख सकते हैं, I इंटू L। सिर्फ इस चार्ज को मैंने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं इसको, F इज इक्वल्स टू, इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है, और ANLE इंटू VD की जगह क्या पुट कर देंगे, I इंटू L। तो I बाहर और L, और यहाँ पे क्या है, वेक्टर इंटू क्रॉस प्रोडक्ट इंटू बी वेक्टर। बोलो क्या निकल के आया, एफ वेक्टर की वैल्यू सिर्फ आई इंटू एल। तो अब क्या बनेगा, एल और बी वेक्टर। देखो एंगल किसके बीच में है, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और इसके बीच में एंगल ये थीटा, देखो बी वेक्टर। तो इन एल और बी के बीच में ही एंगल क्या है, थीटा। और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो इसी वैल्यू को बेटा क्या लिख सकते हैं, इसी वैल्यू को लिख सकते हैं एफ आई बी साइन ऑफ थीटा। बोलो क्या लिख सकते हैं, ILB साइन ऑफ थीटा। ये वैल्यू अपने पास आ सकती है। तो बिल्कुल सिंपल था, पहले हमने फोर्स का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला, कैपिटल N से मल्टीप्लाई किया है। ये निकालने के बाद एक रिलेशन लिखी है जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में थी। हमें इस सारी वैल्यू को पुट करने के लिए दोनों तरफ L से और L से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो इस सारी इक्वेशन को ANEL इंटू जो VD है, इसको बेटा हमने क्या लिखा, I इंटू L, और इस माइनस ई को प्लस मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख लिया। जैसे ही पुट किया तो I इंटू एल, और L वेक्टर क्रॉस इसके साथ हमें लिखना था B वेक्टर, क्योंकि एंगल किस किस के बीच में, देखो लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या निकल के आ गया, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर का जो फॉर्मूला निकल के आया है वो अपने पास क्या निकल के आया है, IBL साइन थीटा। अगर किसी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं बेटा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या निकल के आता है, IBL साइन ऑफ थीटा। तो जब ये फॉर्मूला आया है I इज इक्वल्स टू बी ना F इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा, वही केस बना सकते हैं। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो थीटा की वैल्यू क्या, 0, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, I इंटू बी इंटू एल। देखो ऐसे ही ये फॉर्मूला पढ़ा था, किसी चार्ज को रखा जाता है तो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी इंटू बी मैक्सिमम फोर्स के लिए, और किसी कंडक्टर को रखें बेटा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आई एल इंटू बी। या मेन फॉर्मूले की बात करें तो ILB साइन थीटा। थीटा 180 हो तो इसका मतलब हम क्या लग सकते हैं यहाँ पे, साइन 0। तो ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी मैक्सिमम फोर्स के लिए। किसकी कंडीशन आएगी, मैक्सिमम फोर्स के लिए। तो बेटा ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एक लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक आपको इसके अंदर पढ़ना है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इसके लिए आपको फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको फॉर्मूला पढ़ना है। थैंक्स फॉर